बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। एफपीएससी एजुकेशन सेक्शन का सेकंड चैप्टर टीचिंग टेक्निक्स एंड मेथोडोलॉजीज ऑलमोस्ट हमारा उसका सब्जेक्टिव पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब हम मूव करते हैं ऑब्जेक्टिव पोर्शन की तरफ। जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर के एमसीक्यूज़ प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ दिए थे, इसी तरह से इस चैप्टर के भी एमसीक्यूज़ दूंगी। तो ख़ुद पहले इनको एक्सप्लेन भी करती हूँ, आपको इनका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर सकें। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन है, इन टीचिंग एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स गाइड द इमेच्योर वंस फॉर स्पेंडिंग टाइम, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ या एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो अगर हम मोस्ट सूटेबल ऑप्शन की तरफ जाएं तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जो एक्सपीरियंस्ड मेंबर्स हैं, मीन जहाँ पे बात टीचर की हो रही है, गाइड द इमेच्योर वंस यानी कि टीचर स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं। तो स्पेंडिंग टाइम के लिए, क्वालिफिकेशन, क्वालिटी ऑफ लाइफ या एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है एडजस्टमेंट ऑफ लाइफ। टीचर हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को ताकि वो अपनी लाइफ को इजीली किस तरीके से अपनी लाइफ में एडजस्ट हो सकें और अपनी लाइफ अच्छे तरीके से गुजार सकें। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गोल ऑफ टीचिंग इज़ टू गिव इंफॉर्मेशन, टू इन्वॉल्व पीपल्स इन एक्टिविटीज़, टू इम्पार्ट नॉलेज या डिज़ायरेबल चेंज इन बिहेवियर। तो जो मेन गोल होता है टीचिंग का, टू ब्रिंग डिज़ायरेबल चेंज इन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो यहाँ पे जो फोर्थ ऑप्शन है ये इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है, विच इज़ नॉट द फोकल पॉइंट ऑफ द ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग। जो टीचिंग का प्रोसेस है मोस्टली उसको एक ट्रायंगल की शेप में प्रेजेंट किया जाता है। अगर यहाँ पे मैं उसको बना सकूँ तो जस्ट लाइक अ ट्रायंगल, जिसके एक साइड पे हमारे पास कंटेंट, यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, यहाँ पे टीचर होते हैं और यहाँ पे कंटेंट होता है। तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें हम तो टीचिंग मेथड्स, टीचर, पीपल, कंटेंट। तो जो फोकल पॉइंट नहीं है ट्रायंगुलर प्रोसेस ऑफ टीचिंग का, वो हमारे पास टीचिंग मेथड होगा। अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो ये हमारे पास टीचिंग मेथड इसका राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद हमारे पास है, द रूल्स ऑफ प्रेजेंटिंग द कंटेंट टू मेक देम इजी आर कॉल्ड मेथड ऑफ टीचिंग, मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग, टेक्निक्स ऑफ टीचिंग या टीचिंग स्ट्रेटजीज। तो रूल्स हमने पढ़े थे कुछ, ठीक है। मिसाल के तौर पे टीचर अगर सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ मूव कर रही है, नॉन टू अननोन की तरफ मूव कर रही है, तो वो हमारे पास मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, स्टूडेंट्स आर पैसिव इन प्रोजेक्ट मेथड, डिस्कवरी मेथड, लेक्चर मेथड, इंक्वायरी मेथड। तो इन सब में अगर हम देखें तो ये क्वालिटी हमारे पास पाई जाती है लेक्चर मेथड में, क्योंकि लेक्चर मेथड में टीचर खुद एक्टिव होता है, मोस्ट पार्ट जो है वो टीचर खुद प्ले कर रहा होता है, स्टूडेंट जस्ट पैसिव लिसनर होते हैं। देन हमारे पास है क्वेश्चन, सिंपोजियम इज़ अ टाइप ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो डिस्कशन मेथड के आगे सामने फर्दर टाइप्स पढ़ी थी, सिंपोजियम पढ़ी थी और साथ में पैनल डिस्कशन पढ़ी थी। तो सिंपोजियम में ये होता है कि टॉपिक एक ही होता है, जबकि जो पैनल के मेंबरान होते हैं, ठीक है, वो उसके डिफरेंट साइड पे, डिफरेंट एस्पेक्ट पे हमारी रहनुमाई करते हैं, हमें गाइड करते हैं। तो डिस्कशन मेथड की एक टाइप है सिंपोजियम मेथड। देन ह्यूरिस्टिक मीन्स टू इन्वेस्टिगेट, टू शो, टू डू, टू एक्ट। तो ह्यूरिस्टिक का जो बेसिक मतलब होता है वो है टू इन्वेस्टिगेट। Then we have a question, Armstrong was the exponent of problem solving method, project method, discussion method और heuristic method। तो अभी हमने रिसेंटली उसको पढ़ा, heuristic method means to investigate और इसके प्रोपोनेंट में है आर्मस्ट्रॉन्ग। Then activity involves physical action, mental action, physical and mental action, none of these। तो एक्टिविटी मेथड की हमने एक ख़ास करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि ये जो कॉग्निटिव डोमेन है और साइकोमोटर डोमेन है, दोनों ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर रहे होते हैं। तो कॉग्निटिव डोमेन और साइकोमोटर डोमेन को अगर माइंड में रखें तो वो हमारे पास फिजिकल एक्शन भी उसमें आ जाते हैं और मेंटल एक्शन। तो एक्टिविटी में दोनों एक्शन इन्वॉल्व होते हैं, माइंड एंड बॉडी बोथ। देन हमारे पास क्वेश्चन है, वी मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड या डिस्कशन मेथड। तो अगर स्पेसिफिक टू जनरल की बात करें तो ये हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी इंडक्टिव मेथड की। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले एग्जांपल गिवन होती है, एग्जांपल पहले दी जाती है और जो उसका फार्मूला है एट द एंड उसका कंक्लूजन ड्रा किया जाता है। तो इसमें हम स्पेसिफिक टू जनरल की तरफ मूव कर रहे होते हैं।
प्रैक्टिस इज मेड इन इंडक्टिव मेथड, डिडक्टिव मेथड, ड्रिल मेथड, डिस्कशन मेथड। तो प्रैक्टिस एक हमारे पास ख़ास करैक्टरिस्टिक थी ड्रिल मेथड की। ड्रिल मेथड में हमारे पास क्या होता है कि हमने जब तक हमें सब्जेक्ट पे कमांड हासिल नहीं हो जाती, मास्टरी हासिल नहीं हो जाती, अंत हम लोग प्रैक्टिस करते रहते हैं टू गेट प्रोफिशिएंसी इन दैट स्पेसिफिक स्किल और स्पेसिफिक सब्जेक्ट। The Socratic method is known as lecture demonstration method, discussion method, inquiry method, question answer method। Socratic का ताल्लुक ग्रीक से था और उस वक्त उस ज़माने में, और ये बहुत पुराना मेथड भी है, ट्रेडिशनल मेथड भी इसको कह सकते हैं, और पुराने ज़माने से चला आ रहा है। तो सोक्रेटिक जो मेथड यूज़ करते थे वो क्वेश्चन आंसर का मेथड था, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4। ठीक है, सोक्रेटिक मेथड को क्वेश्चन आंसर मेथड भी कहा जाता है। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट प्रोजेक्ट। It is a purposeful activity. It proceeds in a social environment. It is accomplished in a real life. It is a teacher-centered activity। तो जो नेगेटिव स्टेम्स आ जाती हैं, अब इसमें नॉट का वर्ड आ गया। ठीक है, तो इस तरह के अगर स्टेम आ जाएँ तो आपको बहुत ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। समटाइम ऐसे होता है कि उसका वो मीनिंग नहीं होता जो कि हम समझ रहे होते हैं और फिर गलत ऑप्शन पे टिक कर लेते हैं। तो इसमें जो पूछी गई है बात कि बाकी सारी बातें ठीक हैं, इनमें से एक ऐसी चीज़ है जो कि प्रोजेक्ट मेथड के बारे में ट्रू नहीं है। तो वो क्या है? तो पर्पसफुल एक्टिविटी भी होती है प्रोजेक्ट, सोशल एनवायरनमेंट में प्रोसीड किया जाता है इसको, देन एकम्प्लिश्ड इन रियल लाइफ। ये तीनों की तीनों करैक्टरिस्टिक प्रोजेक्ट मेथड में पाई जाती हैं। हाँ, फोर्थ ऑप्शन की बात करें तो वो प्रोजेक्ट मेथड से रिलेट नहीं कर रहा क्योंकि ये टीचर सेंटर एक्टिविटी नहीं होती। ठीक है, सिर्फ टीचर इसमें रोल प्ले नहीं कर रही होती बल्कि स्टूडेंट्स एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, एक्सपीरियंस गेट कर रहे होते हैं। ये प्रोग्रेसिविज्म की अप्रोच है। देन हमारे पास है क्वेश्चन, ड्यूरेशन ऑफ लेसन इन मैक्रो लेसन प्लान इज। अब मैक्रो इटसेल्फ हमारे पास लार्ज को जाहिर करता है, तो हमारे पास मैक्रो लेसन प्लान में टाइम ड्यूरेशन भी ठीक है लार्ज होता है, ज़्यादा होता है। 5 to 10 मिनट्स, 10 to 20 मिनट्स, 20 to 30 मिनट्स या 35 to 45 मिनट्स। तो मैक्रो लेसन प्लान को ट्रेडिशनल मेथड भी कहा जाता है। तो उसमें जो टाइम पीरियड होता है हमारे यहाँ ट्रेडिशनली जो चल रहा होता है, एक पीरियड हमारे पास मोस्टली 30 to 40 मिनट्स का या 35 to 45 मिनट्स के दरमियान लाई कर रहा होता है, और यही टाइम ड्यूरेशन मैक्रो लेसन प्लान की है। देन हमारे पास है, इन द ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग मोर एम्फोसिस इज ऑन। ब्रिटिश, हम इसके साथ अमेरिकन अप्रोच भी पढ़ेंगे, लेकिन स्टिल यहाँ पे एक ये MCQ इसमें ऐड हो गया है। नेक्स्ट हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे क्लासरूम मैनेजमेंट, उसमें हम लेसन प्लानिंग पढ़ेंगे, तो उसमें आपको मैं बताऊँगी। ठीक है, जनरली जो ब्रिटिश अप्रोच यूज़ करते हैं लेसन प्लानिंग में वो ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं। ऑप्शन पहले देख लेते हैं, एक्टिविटी, टीचर, कंटेंट प्रेजेंटेशन, टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन। तो ब्रिटिश अप्रोच ऑफ लेसन प्लानिंग ज़्यादा फोकस कर रहे होते हैं टीचर एंड कंटेंट प्रेजेंटेशन पे, ज़्यादा फोकस करते हैं वो। आ गुड ड्रामा डज नॉट इंक्लूड इंटरेस्टिंग स्टोरी, अलाइव डायलॉग्स, वेरी लॉन्ग प्ले, सब्जेक्ट फुल ऑफ फीलिंग्स। तो हमने सिर्फ एक वो ऑप्शन निकालना है जो कि गुड ड्रामा से रिलेट नहीं करता। अब ड्रामा के अगर हम करेक्टरिस्टिक की तरफ बात करें हम, तो वो उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी भी होती है, अलाइव डायलॉग्स भी होते हैं, और वो फुल ऑफ फीलिंग्स, फुल ऑफ इमोशन भी होता है। बट एक उसकी हमने पढ़ा था डीमेरिट उसमें। ठीक है, इट्स वो अच्छे ड्रामा की खसूसियात से उसका ताल्लुक़ नहीं होता, वो है वेरी लॉन्ग प्ले। अगर प्ले बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो स्टूडेंट्स जो हैं वो बोर्डम फील करेंगे, बोरियत फील करेंगे, उनका अटेंशन स्पैन कम हो जाएगा। तो जो टीचर का ऑब्जेक्टिव है या उस प्ले का ऑब्जेक्टिव है तो वो उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। तो वेरी लॉन्ग प्ले गुड ड्रामा की करैक्टरिस्टिक नहीं है। देन विच इज़ नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ ड्रामा और रोल प्ले। फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट, देन डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, देन हमारे पास है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन और डू मेक रिहर्सल्स। तो ड्रामा का ऑब्जेक्टिव हमारे पास रिक्रिएशन एंड एन्जॉयमेंट भी होता है एक, देन डेवलपमेंट, सोशल स्किल्स को डेवलप करने के लिए भी इस तरह का मेथड यूज़ किया जाता है। ड्रामा यूज़ कर सकते हैं, वो रोल प्ले यूज़ कर सकते हैं क्योंकि स्टूडेंट इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, उनकी सोशल स्किल्स, उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स ऑफ कन्वर्सेशन, अभी हमने रिसेंटली कम्युनिकेशन स्किल्स की बात की कि ड्रामा के ज़रिए या रोल प्ले के ज़रिए स्टूडेंट्स के अंदर ये स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। डू मेक रिहर्सल, ये ड्रामा का ऑब्जेक्टिव नहीं होता। ठीक है, कि हम उसकी कंटिन्यूसली रिहर्सल करते जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता, क्योंकि ऊपर वाले तीन जो हैं वो ड्रामा के ऑब्जेक्टिव हैं और फोर्थ वन जो इसका ऑब्जेक्टिव नहीं है।
ड्रामा और प्ले इज़ यूजफुल फॉर टीचिंग, ड्रामा या रोल प्ले मोस्ट सूटेबल है टू टीच हिस्ट्री। जो पास्ट इवेंट्स हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, माजी के वाक़यात, तो उनको पढ़ाने के लिए, उनको टीच करने के लिए जो बेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है या कहा जाता है कि ये बेस्ट मेथड है, तो वो रोल प्ले है या ड्रामा है। द मेन टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग आइडेंटिफाइड आर, मेन जो टाइप्स हैं टेली कॉन्फ्रेंसिंग की वो 3 हैं। विच इज़ नॉट द टाइप्स ऑफ टेली कॉन्फ्रेंसिंग, इनमें कौन सी ऐसी चीज़ें जो कि टेली कॉन्फ्रेंसिंग की टाइप नहीं है, वो ऑप्शन हम देख लेते हैं। ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग या कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग। तो जो हमने मेन इसकी टाइप्स पढ़ी थी उसमें ऑडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में थी, ठीक है, उसमें ज़्यादा रोल वॉइस का होता था। उसकी एग्जांपल में हमने टेलीफोन कॉल्स पढ़ा था, ठीक है, कि टेलीफोन कॉल्स के ज़रिए 2 या 2 से ज़्यादा अशखास के दरमियान या पार्टिसिपेंट के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन हो रही होती है, मीटिंग हो रही होती है। वीडियो टेली कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि वो जो सामने वाला शख्स है जिससे वो बात कर रहे हैं वो उनकी एक्शंस भी देख सकते हैं। इसी तरह से कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग में हमने देखा था कि वो ना सिर्फ बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बल्कि उसके साथ अगर कोई ग्राफिक्स हैं, टेक्स्ट वगैरह हैं, तो वो भी सेंड करने की अपॉर्चुनिटी उसमें होती है कंप्यूटर टेली कॉन्फ्रेंसिंग में। बट टीवी टेली कॉन्फ्रेंसिंग हमारे पास टाइप नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये 1 वे कम्युनिकेशन टूल होता है, ये चैनल है। अब हमारे पास नेक्स्ट है विच वन इज़ अकाउंटेबल इन कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग में कौन कौन अकाउंटेबल होता है? इंडिविजुअल, ग्रुप, बोथ हैं एंड बी या नन ऑफ दीज। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में हमारे पास इंडिविजुअल भी अकाउंटेबल होते हैं और ग्रुप भी अकाउंटेबल होता है, ठीक है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी थी क्रिकेट टीम की, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की हम अगर बात कर लेते हैं, ठीक है, अगर वो उनका मैच किसी दूसरे टीम के साथ है, इंग्लैंड के साथ है, इंडिया के साथ है, या किसी भी अदर ऑस्ट्रेलिया के साथ है, किसी भी टीम के साथ, तो अगर वो विन करेंगे तो वो विक्ट्री ओवरऑल पाकिस्तान की होगी। हम पाकिस्तान टीम की, क्रिकेट टीम की ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है उस पर भी बात कर रहे होंगे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने कैसा परफॉर्म किया ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, इंडिया के अगेंस्ट या इंग्लैंड के अगेंस्ट। ऑन द अदर हैंड जो इंडिविजुअल प्लेयर होते हैं, ठीक है, उनकी परफॉर्मेंस की बात की जा रही होती है। जो मैन ऑफ द मैच जिनको करार दिया जाता है वो उनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस की बेस पे करार दिया जा रहा होता है कि हाँ भी इंडिविजुअली उन्होंने कैसा परफॉर्म किया। तो वो अकाउंटेबल दोनों होते हैं, इंडिविजुअल भी होते हैं और एज ए ग्रुप होल की बात करें तो इसमें बोथ आएगा, बोथ ए एंड बी। थर्ड इसका राइट ऑप्शन होगा। देन कोऑपरेटिव लर्निंग इज एन अल्टरनेटिव टू कंपेटिटिव मॉडल्स, टीचिंग मॉडल्स, लेसन प्लान्स या माइक्रो टीचिंग। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, ठीक है, ताकि वो जो प्रोजेक्ट है या जो भी उनको टास्क दिया गया उसको सक्सेसफुल बना सकें। तो कंपटीशन के टोटली अपोजिट है। कंपटीशन में जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं, जितने भी लर्नर्स होते हैं, वो सिर्फ अपनी विक्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं, अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे होते हैं। जबकि कोऑपरेटिव लर्निंग में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे अपनी सक्सेस के साथ साथ एज ए होल ग्रुप की सक्सेस के लिए भी काम किया जा रहा होता है। तो कॉम्पिटिटिव मॉडल के अपोजिट है, ये अल्टरनेटिव है। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स आर, जनरली जो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स हैं उसमें हमारे पास मेंबर्स होते हैं 3 to 4। उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑपरेटिव लर्निंग इज। सबसे पहला हमारे पास है अफेक्टिव लर्निंग, पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस, कोऑपरेशन, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन यहाँ पे जो उन्होंने पूछा है, ठीक है, एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक, कि आपने, हो सकता है आपको चारों यहाँ बेस्ट ऑप्शन लग रहे हो, लेकिन नहीं, आपने जो कोऑपरेटिव लर्निंग की एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक में है उसमें एक सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो चूज़ करना है। तो रिसेंटली अभी हमने एक MCQs पढ़ा जिसमें हमने देखा कि जो कोऑपरेटिव लर्निंग है वो कंपेटिटिव मॉडल के अपोजिट है। क्यों? जो कंपेटिटिव मॉडल है वहाँ स्टूडेंट सिर्फ अपनी विक्ट्री के लिए, अपनी सक्सेस के लिए काम कर रहे होते हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करें तो वहाँ पॉजिटिव इंटरडिपेंडेंस होती है, वो पॉजिटिवली एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंड कर रहे होते हैं और वो काम कर रहे होते हैं अपनी सक्सेस के लिए, अपने ग्रुप की सक्सेस के लिए। उसके बाद हमारे पास है द स्टूडेंट्स लाइक टू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम विद टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स या पीयर्स। तो टीचर, स्टूडेंट जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाह रहे होते हैं अपने पीयर्स के साथ। पीयर्स फ्रेंड्स को भी कहा जाता है। पीयर कल्चर की बात करें तो पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट सोशलाइजेशन, इंडिविजुअलाइजेशन, बोथ एंड बी नन ऑफ दीज। तो पीयर कल्चर कंस्टिट्यूट करता है सोशलाइजेशन, स्टूडेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, ठीक है, फ्रेंड एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं मिलजुल के, और इससे वो डिफरेंट सोशल स्किल लर्न कर रहे होते हैं।
देन हमारे पास है विच इज़ नॉट द एडवांटेज ऑफ टीम टीचिंग। तो टीम टीचिंग का एडवांटेज क्या नहीं है। अब अगेन हमारे पास नेगेटिव स्टेम आ गई है, तो नेगेटिव स्टेम थोड़ा सा ये होता है कि उसको कोशिश करें कि 2-3 दफ़ा ठीक है अच्छे से उसको पढ़ें, अंडरस्टैंड करें, उसके बाद उसके ऑप्शन की तरफ जाएं ताकि आपके लिए आसानी हो करेक्ट ऑप्शन या जो बेस्ट चॉइस है उसको फाइंड करने में। तो पहला हमारे पास है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, बेटर प्लानिंग, बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स या बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स। तो टीम टीचिंग का एडवांटेज क्या नहीं है। तो अगर हम इसके एडवांटेज की बात करें तो 3 जो होंगे वो सिमिलर होंगे, एक इनमें से ऑलमोस्ट थोड़ा सा डिफर कर रहा होगा। तो पहला ये है कि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, ये इसका बेनिफिट है। बेटर प्लानिंग बेनिफिट है। बेटर यूज़ ऑफ टीचिंग टेक्निक्स, ये भी इसके बेनिफिट में आ जाते हैं। अब अगर हम बात करें फोर्थ ऑप्शन की, बेटर फाइनेंशियल बेनिफिट्स ऑफ टीचर्स, तो टीम टीचिंग के एडवांटेज में ये चीज़ इंक्लूड नहीं होती। टीचर के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के बारे में उसमें नहीं बात की जा रही होती। इसलिए हो रहा होता है टीम टीचिंग इसलिए की जा रही होती है, एक या तो फिर नंबर ऑफ़ साइज़, जो क्लास का नंबर ऑफ साइज़ है वो ज़्यादा हो जाए, ठीक है। इसके अलावा ये हो सकता है कि रिसोर्सेज कम हों, तो तब भी हो सकता है कि टीचर्स या रिसोर्सेज ज़्यादा हों, या आपने जितने रिसोर्सेज हैं उनको आपने बेस्ट यूटिलाइज़ करना है, तो उसके लिए हम लोग टीम टीचिंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। बेटर प्लानिंग के लिए इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टीचर के फाइनेंशियल बेनिफिट्स के लिए टीम टीचिंग नहीं की जा रही होती। देन हमारे पास है द हाइपोथेसिस अंडरलाइंग टीम टीचिंग इज, कि जो टीम टीचिंग है वो किस प्रिंसिपल पे काम कर रहे होते हैं। टीचर्स फील बोर वाइल वर्क अलोन, टीचर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट, द बेस्ट टीचर्स इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, द सिंगल टीचर कैन नॉट कंट्रोल द क्लास। तो जो मेन प्रिंसिपल है जिस पे टीम टीचिंग काम कर रहा है, या टीम टीचिंग मेथड जो है, द बेस्ट टीचर इन स्कूल्स आर शेयर्ड बाय मोर स्टूडेंट्स, ठीक है। जो ताकि बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि आपके पास रिसोर्सेज हैं, अगर आपके पास अच्छे कॉम्पिटेंट टीचर हैं, तो स्कूल ये चाहते हैं कि वो अपने स्टूडेंट्स, ताकि उनके स्टूडेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा उनसे बेनिफिट हासिल करें, तो इस वजह से टीम टीचिंग यूज़ की जाता है मेथड। दैन CAI स्टैंड्स फॉर, मैंने आपको बताया था कि ये वाला क्वेश्चन मोस्ट रिपीटिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसकी एब्रीवेशन याद रखिएगा, कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, CAI, ठीक है। अब इसके अगर मोड्स की बात करें तो विच इज़ नॉट द मोड ऑफ CAI, ट्यूटोरियल मोड, ड्रिल मोड, सिमुलेशन मोड या क्वेश्चन मोड। तो कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन के हमने डिफरेंट मोड्स पढ़े थे। तो ट्यूटोरियल मोड में क्या होता है कि ऑलरेडी उनको पहले कंटेंट दिया जाता है, ठीक है, और उसके एट द एंड कंप्यूटर उनसे कुछ क्वेश्चन कर लेता है उस कंटेंट से रिलेटेड। ड्रिल मोड में बार बार प्रैक्टिस करते हैं। सिमुलेशन मोड में उनको एक आर्टिफिशियल सिचुएशन दी जाती है जहाँ पे वो कोई भी काम परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो क्वेश्चन मोड जो है वो CAI का मोड नहीं है। देन हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ वास्ट इन स्कोप, टीचिंग टैक्टिक, टीचिंग टेक्निक, टीचिंग स्ट्रेटजी या टीचिंग मेथड। तो टीचिंग स्ट्रेटजी हमारे पास वास्ट एंड स्कोप है। देन वो हैव अ क्वेश्चन, स्टूडेंट्स फाइंड्स या एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे दरमियान में स्पेस आ गई। स्टूडेंट्स फाइंड और एक्सप्लोर द इंफॉर्मेशन देमसेल्व्स इन लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, बोथ या नन ऑफ दीज। तो इसमें यह है कि जहाँ स्टूडेंट को अपॉर्चुनिटी हासिल होती है कि वो खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करें, फाइंड करें सोल्यूशन, ठीक है, डिफरेंट प्रॉब्लम्स का, तो वो डिस्कवरी मेथड होगा। जहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो एक्टिवली परफॉर्म करें। दैन टीचर परफॉर्म्स प्रैक्टिकली एंड एक्सप्लेन्स इन लेक्चर मेथड, डिस्कवरी मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड या प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। तो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में क्या होता है कि टीचर प्रैक्टिकली खुद परफॉर्म कर रहे होते हैं। साइंस के वो एक्सपेरिमेंट ले लें, ठीक है, तो टीचर अगर उनको इवन सिक्रियो गेज की एग्जांपल अगर हम ले लें तो ठीक है, वो किस तरह से काम करता है। तो वर्किंग ऑफ सिक्रियो गेज अगर टीचर ने दिखानी है तो वो टीचर पहले उनको खुद परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकली उनको परफॉर्म करेंगे, एक्सप्लेन करेंगी। तो ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास है रोल ऑफ स्टूडेंट इज एक्टिव इन डिस्कवरी मेथड, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, इंक्वायरी मेथड या ऑल अबव। तो स्टूडेंट डिस्कवरी मेथड में भी स्टूडेंट एक्टिव होते हैं, ठीक है, उनको अपॉर्चुनिटी दी जाती है कि वो खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में भी ये होता है कि उनको एक प्रॉब्लम प्रोवाइड कर दी जाती है जिसका सलूशन उन्होंने खुद फाइंड करना होता है। और इंक्वायरी मेथड में भी यही होता है कि जो प्रॉब्लम उनको दी जा रही होती है उन्होंने खुद उसको इन्वेस्टिगेट करना है। तो ऑल अबव इसका राइट ऑप्शन होगा। देन वी हैव अ क्वेश्चन, माइक्रो टीचर इज अ
टीचर मेथड, टीचर ट्रेनिंग टेक्निक, मोटिवेशनल टेक्निक या नन ऑफ द अबव। तो माइक्रो टीचिंग को आल्दो हमने टीचिंग मेथड्स में स्टडी किया, लेकिन ये हमारे पास टीचर ट्रेनिंग टेक्निक है। स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए मेथड नहीं यूज़ होता, टीचर ट्रेनिंग के लिए ये मेथड यूज़ किया जाता है। द टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इन माइक्रो टीचिंग इज़, माइक्रो मीन स्मॉल, तो हम स्मॉल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को स्मॉल नंबर ऑफ़ टाइम के लिए पढ़ाते हैं, टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, तो वो हमारे पास है 5 to 10 मिनट्स। जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स होते हैं माइक्रो टीचिंग में वो भी 5 to 10 होते हैं, और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी 5 to 10 मिनट्स होते हैं। और इसमें एक ख़ास कैरेक्टरिस्टिक इसकी ये भी है कि इसमें हम लोग एट ए टाइम सिर्फ एक स्किल पे बात कर रहे होते हैं, एक स्किल टीच कर रहे होते हैं। देन माइक्रो टीचिंग स्टार्टेड इन 1950, 1960, 1970, 1980। तो सबसे क्लोज वन इसका है 1960, तो वो हम इसको क्लिक करेंगे। देन माइक्रो टीचिंग फोकसेस ऑन द कॉम्पिटेंसी ओवर मेथड, स्किल, कंटेंट, नन ऑफ द अबव। तो हम फोकस कर रहे होते हैं कॉम्पिटेंसी ओवर स्किल्स, सॉरी ये स्किल्स है। नेक्स्ट हमारे पास है विच इज़ मोर सूटेबल इन टीचिंग ऑफ साइंस। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपको घुमा फिरा के किसी भी फॉर्म में किसी तरह से भी आ सकता है। अब यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया है कि इनमें से जो ऑप्शन दिए गए हैं कौन सा बेस्ट ऑप्शन है टीचिंग ऑफ साइंस के लिए, लेक्चर मेथड, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड, डिस्कशन मेथड या प्रोजेक्ट मेथड। ओवरऑल अगर हम बात करें, ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो उसमें साइंस पढ़ाने के लिए टू टीच साइंस प्रोजेक्ट मेथड इज़ द बेस्ट मेथड, क्योंकि इसमें सारी सेंसेस इन्वॉल्व होती हैं। स्टूडेंट्स जो हैं थ्रू देयर सेंसेस वो कॉपरेशन भी सीख रहे होते हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल्स भी आ रही होती हैं, सोशल स्किल्स भी डेवलप हो रही होती हैं, तो वो सारी की सारी इसमें आ जाती हैं। तो प्रोजेक्ट मेथड इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। इसी से रिलेटेड शायद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि ये और किस तरह से वेरी करके आ सकता है। तो यहाँ पे आपने बहुत ध्यान से इसको सॉल्व करना है कि अगर जनरल आपसे पूछा जाए कि टीचिंग ऑफ साइंस के लिए सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है, तो वो हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है, ताकि इसमें सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं स्टूडेंट्स की। अब अगला हमारे पास क्वेश्चन है विच वन इज़ एक्सेप्शन। मतलब ये कि इनमें से कौन सी एक चीज़ है जो कि डिफरेंट है, ऑड वन है। सबसे पहले हमारे पास है बुक्स, मैगजीन, डायग्राम्स या टीवी। तो अगर हम बात करें तो जो चीज़ इनमें सबसे डिफरेंट है जो ऑप्शन, तो वो टेलीविज़न होगा। क्यों? क्योंकि ऊपर तीन जो है उनका ताल्लुक प्रिंट मीडिया के साथ है, ठीक है, जबकि टीवी का ताल्लुक है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ, तो वो उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। हाउ मेनी सेंसेस अ पर्सन यूजेज वाइल ऑब्जर्विंग फिल्म। तो फिल्म देखते हुए जो पर्सन अपने सेंसेस यूज़ करते हैं वो जनरली 2 सेंसेस, ठीक है, देखने की और सुनने की, ठीक है, सीइंग की और लिसनिंग की, वो यूज़ कर रहे होते हैं सेंसेस। देन हमारे पास है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ सीइंग। अब यहाँ पे हमारे पास डिवीजन ऑफ नॉलेज थ्रू सेंसेस के रिलेटेड एमसीक्यूज आ गए। तो अगर हम सेंस ऑफ सीइंग या सेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन के थ्रू अगर हम देखें तो वो हमारे पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज नॉलेज की है, जो कि है 75%। अब इसी तरह से नेक्स्ट हम देखें तो हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ लिसनिंग। तो लिसनिंग के थ्रू जो आप नॉलेज गेन करते हैं वो है 13%। देन वो है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ टच। तो सेंस ऑफ टच से रिलेटेड हमारे पास है जी 6%। देन वो है हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ टेस्ट। तो सेंस ऑफ टेस्ट हमारे पास है 3%। देन हाउ मच नॉलेज इज़ गेन थ्रू द सेंस ऑफ स्मेल। तो सेंस ऑफ स्मेल भी हमारे पास 3% ही है। नेक्स्ट हमारे पास है आ फील्ड ट्रिप इज़ अरेंज फॉर। फील्ड ट्रिप हमारे पास क्या है कि डायरेक्ट मेथड है हमारे पास, ताकि स्टूडेंट फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल कर लेते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर हम देख लें तो मेकिंग एन एक्सकर्जन, सी अदर पीपल डूइंग थिंग्स, नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, आर ऑल ऑफ द अबव। तो फील्ड ट्रिप हमारे पास अरेंज किया जाता है एक्सकर्जन के लिए भी, ठीक है, सैरो तफरीह के लिए भी किया जाता है। देन स्टूडेंट जो हैं जो कि दूसरे लोगों को काम करते हैं ऑब्जर्व करें, ठीक है, ऑब्जर्वेशन के लिए भी। देन नोट द मीनिंग ऑफ एक्शन, ये सारे के सारे हमारे पास फील्ड ट्रिप की कैरेक्टरिस्टिक हैं, ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव इसका राइट ऑप्शन होगा।
देन हम बात करें द मोस्ट डायरेक्ट एक्सपीरियंस फ्रॉम द फॉलोइंग इज दैट ऑफ मोशन पिक्चर्स, विजुअल सिंबल्स, डेमोन्स्ट्रेशन या फील्ड ट्रिप। तो डायरेक्ट एक्सपीरियंस जहाँ पे स्टूडेंट्स खुद फर्स्ट हैंड नॉलेज हासिल कर रहे होते हैं, डायरेक्ट एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं, तो वो हमारे पास फील्ड ट्रिप है कि वहाँ पे स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो चीज़ों को अपनी आंखों से होता हुआ देखें, ठीक है, परफॉर्म होता हुआ देखें, खुद आंखों से ऑब्ज़र्व करें, अपने हाथ में लेकर उनको फील करें, उनकी वर्किंग देखें, वो एक्शन जितने भी हैं उनको नोट डाउन करें। तो ये सारे के सारे हमारे पास फील्ड ट्रिप में हो रहे होते हैं ताकि वो। देन हमारे पास है विच इज़ ट्रू अबाउट साइंस टेक्स्ट बुक। पहला ऑप्शन हमारे पास है देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन टेक्स्ट बुक एंड करिकुलम। देन आर टीचर टेक टेक्स्ट बुक एज करिकुलम, आर टीचर डू नॉट टेक टेक्स्ट बुक एज ए पार्ट ऑफ करिकुलम। एंड फोर्थ वन इज टेक्स्ट बुक डज नॉट हेल्प इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज़। साइंस टेक्स्ट बुक के हवाले से क्या इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ट्रू है? तो जनरल हमारे यहाँ जो कंसेप्ट लिया जाता है, ठीक है, कि हमारे टीचर क्या करते हैं, वो टेक्स्ट बुक को ही करिकुलम समझ लेते हैं। इसका सेकंड ऑप्शन वो बेस्ट होगा, आर टीचर टेक टेक्स्ट बुक एज ए करिकुलम, जबकि ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है। अगर हम करिकुलम की डेफिनेशन देखें तो उसमें हमारे पास सेट ऑफ ऑल एक्टिविटीज़, ठीक है, चाहे वो इनडोर हो या आउटडोर हो, अंडर द सुपरविजन ऑफ स्कूल। स्कूल के सुपरविजन में स्टूडेंट जितनी भी एक्टिविटीज़, ठीक है, एक्सपीरियंस करता है, चाहे वो उसकी करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, नॉन करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, तो जितनी भी एक्टिविटीज़ जो स्कूल के सुपरविजन में स्टूडेंट्स जो है एक्सपीरियंस करते हैं वो करिकुलम का पार्ट है। ये सिर्फ टेक्स्ट बुक तक ही लिमिटेड नहीं है। इवन कि अगर आप फील्ड ट्रिप की बात करें, आपकी स्टडी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, अगर आप वो भी अरेंज करते हैं अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए, तो वो भी आपके करिकुलम का ही पार्ट होगा। Then which one is the standard for demonstration method? Student should observe the demonstration and teacher should not tell the important finding. Then to keep accuracy of result, the teacher should dictate the result. Then demonstration should be pre-tested to remove the weaknesses in demonstration या all of the above. तो demonstration method का एक standard हमने पढ़ा क्या कि उसमें हमने ड्राई रन या टेस्टिंग की एक करेक्टरिस्टिक पढ़ी थी demonstration में, कि उसको पहले टेस्ट किया जाता है। एक्चुअल फील्ड में लेके जाने से पहले टीचर जो हैं वो ख़ुद उसको टेस्ट करते हैं, प्री टेस्ट किया जाता है ताकि उसकी वीकनेसेस जो हैं वो रिमूव की जा सकें। इसकी एग्जांपल आप इसी तरह से ले सकते हैं कि आपके घर कोई मेहमान आने वाले हैं और आपने उनके लिए अच्छा सा खाना बनाया, लेकिन स्टिल आपको कन्फ्यूजन है कि उसमें नमक मिर्च, ठीक है, उसका टेस्ट कैसा है, बराबर है या नहीं है, उसमें किसी चीज़ की और ज़रूरत तो नहीं है। तो आप पहले क्या करते हैं, आप शायद खुद टेस्ट कर सकते हैं या अपने घर में किसी को टेस्ट करवाएं। तो वो जो टेस्टिंग हो रही होती है, ठीक है, आपने मेहमानों को देने से पहले ख़ुद जो टेस्ट कर रहे हैं आप उसको, अगर उसमें नमक कम है तो आप उसमें थोड़ा सा और ऐड कर सकते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेशन में भी ये चीज़ होती है, उसमें ड्राई रन की कैरेक्टरिस्टिक है या टेस्टिंग की, कि उसको एक्चुअल फील्ड में लेके जाने से पहले थोड़ा सा टेस्ट किया जाता है पहले, ताकि उसमें जो भी वीकनेसेस हैं उनको रिमूव किया जा सके, ताकि हम बेटर रिजल्ट हासिल कर सकें। देन व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ माइक्रो टीचिंग? सबसे पहले हमारे पास है फीडबैक helps in the improvement of method of teaching. Then due to shortage of time you divide the lesson plan into small units and thus gain mastery over the content. Then it helps in self evaluation and teacher build up confidence in them या all of the above. तो मेरिट्स ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें या एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग की बात करें तो उसमें ये सारे के सारे इंक्लूड जाते हैं। एक तो ये कि उसमें फीडबैक प्रोवाइड किया जाता है, इसके अलावा वहाँ पे टाइम लिमिट शार्ट होता है, तो एक टाइम पे, ठीक है, स्पेसिफिक टाइम में एक स्पेसिफिक स्किल के पे ही फोकस किया जा रहा होता है, और उसके साथ सेल्फ एवेल्यूएशन भी हो रही होती है और टीचर का कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। तो ये सब के सब माइक्रो टीचिंग के फ़वाइद में शामिल है। देन मेथड इज़ बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट स्टूडेंट्स लर्न एसोसिएशन एक्टिविटी एंड कोऑपरेशन इज़ नोन एज, जहाँ पे स्टूडेंट एसोसिएशन भी डेवलप कर रहे होते हैं, यानी कि जो थ्योरी होती है उसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर रहे होते हैं, अपनी एवरीडे लाइफ के साथ, एक्टिविटी भी उसमें होती है और कोऑपरेशन भी। तो ये सारी क्वालिटीज़ हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो प्रोजेक्ट मेथड में इन्वॉल्व होते हैं।
एग्जीबिशन ऑफ साइंस फेयर प्रमोट स्टूडेंट्स एबिलिटी ऑफ नॉलेज ऑर्डर स्किल्स, कंप्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन, हायर ऑर्डर स्किल्स या नन ऑफ दीज। तो इनमें से अगर हम बेस्ट ऑप्शन की तरफ जाएं तो साइंस एग्जीबिशन की, ठीक है, हमारे पास प्रमोट करी होती है कंप्रिहेंशन लेवल एंड एप्लीकेशन लेवल को। देन वी हैव द अल्टीमेट फोकस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज ऑन hypothesis formulation, observation, experimentation, formulation of a law or theory। तो साइंटिफिक मेथड का अल्टीमेट जो फोकस हो रहा होता है कि वो एट द एंड जो भी एक्सपेरिमेंट करें, एट द एंड कोई कंक्लूजन निकालें, कोई लॉ बनाएंगे, कोई थेरी, ठीक है। फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ और थेरी इसका राइट ऑप्शन होगा। जितने भी एक्सपेरिमेंट्स किए जा रहे होते हैं वो इसी चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं कि उनका जो कंक्लूजन हो वो किसी न किसी लॉ की फॉर्म में सामने आए या थेरी की फॉर्म में। दैन विच वन इज़ नॉट द साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग। अब साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं। प्रोसीड फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन, प्रोसीड फ्रॉम सिंपल टू डिफ़िकल्ट। ये चीज़ें हमने मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में पढ़ी थी, ठीक है। तो उसके डिफरेंट रूल्स थे। तो उसमें क्या होता है कि मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग में कि आपने कंटेंट को मुश्किल से आसान अंदाज में, ठीक है, ताकि उस स्टूडेंट्स के लिए वो कॉन्सेप्ट याद करना आसान हो, समझना उसको आसान हो। तो हम चीज़ें आसान से मुश्किल की तरफ लेके जाते हैं, सिंपल टू कम्प्लेक्स की तरफ जाते हैं। तो इसमें अगर अपोजिट उसके देखें तो वो सेकंड ऑप्शन जो है प्रोसीड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, ये साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल टीचिंग का नहीं है कि सबसे पहले आप मुश्किल से मुश्किल चीज़ें पहले बता दें और उसके बाद आसान की तरफ जाएं। नो, ऐसे नहीं होता, ठीक है। पहले सिंपल चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर हम बहुत बेसिक लेवल की बात करें, आपको अगर एग्जांपल दूं तो 1 2 पहले सिखाई जाती है, काउंटिंग पहले सिखाई जाती है। उसके बाद आप डिफरेंट एडिशन पे आते हैं, सब्ट्रैक्शन पे, जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं वो बाद में सिखाए जाते हैं। काउंटिंग पहले आती है क्योंकि ये बेसिक फंक्शन है। सिंपल से कम्प्लेक्स की तरफ हम मूव कर रहे होते हैं। दैन विच इज़ द सेकंड स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड? टेस्टिंग हाइपोथेसिस, रिकग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कंक्लूजन, फार्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। तो जो ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल हैं इनमें हमने बताना है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेकंड मेथड क्या है। तो सबसे पहला मेथड हमारे पास अगर हम देखें तो रिकग्निशन एंड डेफिनेशन ऑफ प्रॉब्लम, कि हमारे पास प्रॉब्लम होगी तो उसी की बेस पे हम आगे फर्दर स्टडी जो है वो कंटिन्यू करेंगे। प्रॉब्लम हमारे पास गिवन है, उसके बाद हम हाइपोथेसिस बनाएंगे, ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। अब हाइपोथेसिस हमने बना लिया, थर्ड ऑप्शन हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस। अब हमने टेस्ट करना है और फिर टेस्टिंग की बेस पे हमने कंक्लूजन ड्रा करना है। तो इस मेथड को अगर हम देखें तो, ठीक है, हायरार्की को, तो इसमें हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो है वो फॉर्मूलेशन ऑफ हाइपोथेसिस आ रहा है। तो फोर्थ ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा। देन वी हैव अ क्वेश्चन, विच इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग साइंस एट स्कूल लेवल। अगेन वो क्वेश्चन आ गया जिसके मैंने बारे में आपको पहले बताया था। उसमें हमने पढ़ा था मोस्ट सूटेबल मेथड टू टीच साइंस। तो उसमें हमारे पास प्रोजेक्ट मेथड है, ठीक है। तो उसमें सारी सेंसेस इन्वॉल्व हो जाती हैं। इसके अलावा वो रियल लाइफ से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट्स बहुत सारी उसमें स्किल्स सीख रहे होते हैं, सोशल स्किल्स डेवलप हो रही होती हैं। लेकिन यहाँ पे जहाँ स्कूल लेवल लिखा आ गया है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि मोस्ट सूटेबल मेथड टू टीच साइंस एट एलिमेंट्री लेवल, तो तब भी बात एक ही है। तो ऑप्शन अगर हम देखें तो लेक्चर, एनालिटिकल, डायरेक्ट या डेमोन्स्ट्रेशन। एलिमेंट्री लेवल पे, स्कूल लेवल पे साइंस पढ़ाने के लिए जो बेस्ट मेथड यूज़ किया जाता है या कहा जाता है वो है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। देन वो है विच इज़ नॉट द स्टेप ऑफ साइंटिफिक मेथड। ऑप्शन में है ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, प्रिडिक्शन, इंटरव्यू। तो साइंटिफिक मेथड में ऑब्जर्वेशन भी होती है, एक्सपेरिमेंट भी हम कर रहे होते हैं, प्रिडिक्शन भी कर रहे होते हैं, बट इंटरव्यू जो है वो साइंटिफिक मेथड में नहीं कंडक्ट होते हैं। तो इंटरव्यू इसका स्टेप नहीं है। द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड इज डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस, बोथ ए एंड बी एंड नन ऑफ दिस। इसी से रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन अभी पहले भी सॉल्व किया जिसमें हमने देखा था कि हम
बेसिक हमारे पास क्या पर्पज़ होता है, जिसमें हमने देखा फार्मूलेशन ऑफ लॉ और थेरी से रिलेटेड कोई इस तरह से क्वेश्चन था। जो साइंटिफिक मेथड होता है उसका मेन पर्पज़ ये होता है कि एट द एंड आप एक्सपेरिमेंट जो भी कर रहे हैं वो जो आपका कंक्लूजन है आपको किसी लॉ या थेरी की तरफ लेके जाए। आप कोई ना कोई नॉलेज, ठीक है, नॉलेज की डोमेन जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास फर्स्ट इसका राइट ऑप्शन होगा। देन वी हैव अ क्वेश्चन, बिलो आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ फील्ड ट्रिप एक्सेप्ट। अब बाकी सब के सब डिसएडवांटेजेस हैं लेकिन एक इसमें उसका एडवांटेज है, उससे मतलब उससे रिलेटेड नहीं, ठीक है, एडवांटेज नहीं, मतलब बाकी तीन जो हैं वो डिसएडवांटेज हैं और एक उनसे हट के डिफरेंट है। तो क्या है जी, इट इज़ कॉस्टली, इट इन्वॉल्व लॉजिस्टिक्स, गिव्स नॉट enjoyable experiences, it is extravagant with time। तो थर्ड जो इसका ऑप्शन है गिव्स नॉट enjoyable experience, तो ये इसका डिसएडवांटेज नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास उसमें आ जाता है कि जो फील्ड ट्रिप है वो आपको स्टूडेंट्स के लिए अपॉर्चुनिटी होती है कि वो थोड़ा सा अपनी स्टडी रूटीन से हट के थोड़ा सा एंजॉय कर सकें, आउटडोर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हों। तो ये इसका बेस्ट ऑप्शन होगा। तो ये आप लोग प्लीज़, ठीक है, कोशिश करें कि इसको प्रैक्टिस कर लें। तो आपको इसका लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो 2-3 दफ़ा आप इस चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको इस पे कमांड हासिल हो जाएगी, आपकी जो भी कन्फ्यूजन वगैरह हैं, ठीक है, तो वो इसकी दूर हो जाएंगी। तो इसको मैं अपने देख लेती हूँ अपना एक दफ़ा स्कोर, उसके बाद फिर मैं इसको ऑफ कर, जी ठीक हो गया। तो कोशिश करूँगी कि जो रिमेनिंग MCQs हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, आपको सारे के सारे उसमें मैं ऐड कर दूँ। तब तक मुझे दें इजाज़त। अल्लाह।